हेलो बच्चों। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टडी करते हैं। राइट, हमने बेसिकली ये समझा कि चार्ज बॉडीज जो है वो हमेशा पॉइंट चार्ज हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है। राइट, चार्ज जो है वो हमारे लेंथ, एरिया और वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। राइट, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कैसे किया जाता है, ये दोनों चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी ना। अब जो नेक्स्ट चीज हमें सीखनी है इसमें वो ये है कि हमारा जो चार्ज मीडियम है, राइट, फोर्स जो लग रहा है हमारे चार्जेस के बीच में, हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम मतलब कहां पे, कौन से स्पेस में ये फोर्स लग रहा है। राइट, तो वो फोर्स जो है अगर मीडियम चेंज हो जाए, जैसे मैं कोई भी अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स ढूंढ रहा हूं, वो एयर की जगह अगर वाटर में हो, ग्लिसरीन में हो, केरोसिन में हो, राइट, अगर मीडियम चेंज हो जाए तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि हमारा फोर्स कितनी वैल्यू से चेंज होगा। आज जो हमारा टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ये इसी चीज को बताता है। राइट, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी दो चीजें हम सीखेंगे और इसके साथ ये भी सीखेंगे कि इसको अप्लाई करके हम ये कैसे ढूंढेंगे कि हमारी चार्ज की जो वैल्यूज है, राइट, या फोर्स की जो वैल्यूज है बिटवीन टू चार्जेस, वो कैसे वेरी होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ना, परमिटिविटी बताता क्या है, राइट, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि परमिटिविटी कहां से आई। राइट, हमने, अगर आप रिमेंबर करो कि हमने जब न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन नहीं, कूलम्स लॉ, फिजिक्स बोलते हैं न्यूटन याद आ जाते हैं, सो न्यूटन नहीं, कूलम्स लॉ जब किया था तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया था। कांस्टेंट का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, एप्सिलॉन नॉट हमने वहां कहा था कि इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमने 8.85 × 10⁻11 लिखी थी। राइट ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे चार्जेस एयर में है या वैक्यूम में है, दोनों के लिए ऑलमोस्ट हम सेम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। बट यहां पे अगर आप इक्वेशन देखो तो चेंज हो गया। राइट, हमने एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखा है और एप्सिलॉन की वैल्यू जो हो गई है वो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। राइट, तो ये जो फैक्टर है, राइट, ये जो फैक्टर है जिसको हम कभी कभी कैपिटल के भी कहते हैं, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बता रहा है हमें मीडियम की डिपेंडेंसी ऑन द फोर्स। राइट, कि मीडियम कनेक्ट कैसे होगा। राइट, दो चीजें हमने देख ली, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन मीडियम दिखाई नहीं दे रहा था अभी तक। अब कैसे दिखाई दे रहा है, हमें दिख गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो हमें मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है कि मीडियम फोर्स पे कैसे इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। ना, बिफोर अप्लाइंग कोई भी फॉर्मूला आपको समझना है कि थियोरेटिकली, राइट, अगर यार किसी लेमैन आदमी को या किसी कॉमन आदमी को समझाना हो कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, तो फॉर्मूला थोड़ी बताओगे, ये बताओगे करना क्या है। राइट, करना क्या है इसमें, वो देखो। परमिटिविटी कहता क्या है, परमिटिविटी कहता है कि हाउ मच अ मीडियम अलाउज फॉर इट्स ओन फील्ड टू इंटरफियर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन चार्जेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो है जो फोर्सेस लगाने में हमारी हेल्प कर रहा है। राइट, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या बेसिकली सिंपल टर्म्स में आप समझना चाहो तो फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है चार्जेस की, राइट, उसको रोकने का काम कर रहा है हमारा ये जो मीडियम है। राइट, अब वो अपनी फील्ड का इंटरफेरेंस, मतलब वो कितना इंटरफेयर करने देगा, उसको रोकने देगा कि नहीं। राइट, कैसे रोकेगा, कितना रोकेगा, ये कौन बताएगा हमें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। राइट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम की परमिटिविटी बताएगी कि आपका खुद का मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के बीच में कितना इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, ये होती है परमिटिविटी। राइट, इट अलाउज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, परमिट्स। राइट, सो हमने देखा कि ये परमिट कितना परमिट करेगा अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को बाकी फोर्सेस के बीच में इंटरफेयर करने के लिए। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, वैल्यू के बारे में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट ऑलवेज डिक्रीजेस द फील्ड बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, जहां जहां फील्ड दिख रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम फील्ड अभी करेंगे, लेकिन फील्ड का मतलब है फोर्स। राइट, तो ये क्या करेगा, फोर्स को डिक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई अगर परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है, यहां दिख भी रहा है ना, देखो परमिटिविटी जो है वो फोर्स के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है और फोर्स जो है वो ऊपर है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी फोर्स की वैल्यू उतनी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। राइट, सो ही इज ट्राइंग टू से, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि
the permittivity will always decrease the amount of force. More the permittivity, lesser the force it will allow to act. Right? तो वो परमिट नहीं कर रहा, वो बोल रहा है भाई नहीं, मीडियम चेंज हो गया है, अब मैं डिसाइड करूंगा कितना फोर्स लगता है और उस फोर्स को मैं कम करने बोल रहा हूं. राइट? आई एम ट्राइंग टू डिक्रीज द फोर्स एंड यू विल हैव टू डिक्रीज द फोर्स. तो वो फोर्स को डिक्रीज कर रहा है. राइट? तो हमने एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बनाया कि भाई अपसाइलन इंक्रीज होगा तो कूलम्बिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी. राइट? ये हमारा सबसे मेजर पॉइंट है इस टॉपिक का. राइट? हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो एप्सिलॉन वैल्यू है, मीडियम की जो परमिटिविटी है, वो अगर बढ़ेगी तो हमारा फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई हम करते हैं वो डिक्रीज होगी. हम नहीं कर रहे, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कर रहे हैं. राइट? तो दोनों चार्जेस जो कूलम्बिक फोर्स लगाएंगे वो घटती जाएगी. राइट? नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज फॉर वैक्यूम. तो एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू हमें पता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. राइट? इससे कम किसी की वैल्यू नहीं है. अच्छा, अब मुझे एक चीज आप ये सोचो कि अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे कम है तो फोर्स सबसे ज्यादा इसमें लगेगी ना. क्यों ऐसा कहा मैंने? इस वाले स्टेटमेंट की वजह से. राइट? उसने कहा कि भाई अगर आपका एप्सिलॉन वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है. राइट? एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी. अगर हमने ये कह दिया कि भाई इससे कम वैल्यू तो किसी की नहीं होती, तो भाई इसमें जो फोर्स है उससे बड़ी वैल्यू भी किसी की नहीं होगी. राइट? बट ये कंडीशंस कब है? जब हमारे चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस फिक्स्ड है. राइट? प्लीज ये चीज याद रखना कि अगर आप सिर्फ परमिटिविटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आप चार्जेस और डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे. अगर ये चेंज होंगे तो देयर इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन. बट अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि परमिटिविटी कैसे अफेक्ट करेगा इसे. राइट? नाउ परमिटिविटी कैसे अफेक्ट कर रहा है? परमिटिविटी बढ़ेगी तो हमारा जो फोर्स है वो घट जाएगा. चलिए, नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट इट? राइट? नाउ ये बोलता है कि यार परमिटिविटी कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है. हम उस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करते हैं और हम निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है? रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालेंगे? सिंपल, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द एयर. राइट? एयर या वैक्यूम, जैसे मैंने बोला वैक्यूम और एयर के केस में दोनों सेम रखेंगे हम. नाउ सो ये कह रहा है कि भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल लोगे तो तुम्हें अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, सुंदर नंबर्स आ जाएंगे, उन नंबर्स को यूज करना तुम्हारे लिए आसान होगा. तो रादर देन लर्निंग ऑल द परमिटिविटीज हम रिलेटिव परमिटिविटी याद रखेंगे. राइट? सो रिलेटिव परमिटिविटी याद रखने के लिए हमने क्या कहा कि हमारा रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. बट एक और तरीका है, अगर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, दिस इज, अच्छा एक चीज याद रखना, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये कंडीशनल है. कंडीशनल मतलब हर जगह नहीं लगा सकते इसको, इसकी कंडीशन पहले सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. ठीक है? ये तब आप लगाओगे जब आपका R और Q1 Q2 प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा. तो अगर R और Q1 Q2 नहीं चेंज हो रहा है तब आप उसके फोर्सेस की वैल्यू को डिवाइड करोगे और इनवर्स में डिवाइड करोगे. देखो नॉट ऊपर भाग गया, यहां नॉट नीचे था, यहां नॉट ऊपर है न्यूमरेटर में. राइट? नॉट एफ नॉट की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में इसलिए चली गई क्योंकि इनवर्स प्रपोर्शन है. राइट? परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम हो जाती है. तो इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब क्या है? ऊपर अगर एप्सिलॉन था तो एफ नीचे चला जाएगा, नीचे ई नो एप्सिलॉन नॉट था तो ऊपर एफ आ जाएगा. राइट? इस सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं हम, ई नहीं बोलना है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं. ठीक है? नाउ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट की जो कहानी है वो ये कहती है कि भाई एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट से तो कभी भी निकाल सकते हो, और अगर उनके बीच का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स इन केस ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द फोर्स इन केस ऑफ मीडियम, ये दोनों आपको क्या देंगे? रिलेटिव परमिटिविटी. राइट? नाउ रिलेटिव परमिटिविटी की और कहानी क्या बताती है? ये बताती है कि भाई परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज रिलेटिव परमिटिविटी. ये इसका डेफिनेशन है, जहां भी पूछेगा ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो. इंपॉर्टेंट, यूनिट क्यों नहीं है इसका? याद करो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में क्या कहा गया था? यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये कहा गया था कि अगर आप दो सेम क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी डिवाइड करोगे आपको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी. राइट? जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो वेलोसिटी इन अ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों वेलोसिटीज हैं, उसका कोई यूनिट नहीं होता. राइट? तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं.
राइट। दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। सो हमें क्या पता चल गया कि ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि मेरी एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी, कैन नॉट बी सेड। ठीक है, ट्रिक क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, या तो आप याद रख सकते हो या तो आप समझ सकते हो। ठीक है, समझना कैसे है, एप्सिलॉन आर जो है वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब ये याद रखो, डिनोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो जो नंबर है वो बड़ा होता जाता है। क्या कहा मैंने, ये जितना छोटा होगा ये इतना बड़ा होगा, राइट। अब हमें एक चीज पता है कि एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा ही होगी। जैसे समझो इसकी वैल्यू समझो हमने ले ली 1, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा 2, तो ये 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ले ली 2, तो इसकी हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सो आइडिया ये है कि ये वाले की वैल्यू हमेशा इससे कम होगी। अब न्यूमरेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर अगर छोटा है, राइट, तो हमारा नंबर जो है, हमारी वैल्यू जो है, दैट बिकम्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि भाई हमारी जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है, वो हो जाती है ग्रेटर देन 1, राइट। आप याद भी रख सकते हो या लॉजिक से भी निकाल सकते हो, बेसिक मैथ से। ठीक है, कुछ चीजों की रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, वाटर की 81 है, ग्लास की 7 है, राइट। याद नहीं रखनी है, अगर याद रहेगी तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो जनरली आपको ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, राइट। अब कहानी तो समझी, नहीं समझी, समझी। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, हमने परमिटिविटी देखा, उसको डिफाइन किया। ठीक है, परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल वर्ड्स में या सिंपल नंबर्स में लिखने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन की, राइट। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। एंड हम उसकी वैल्यूज को यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखिए, the force between two charges separated by a distance r is F in air, right? When this setup is placed in a liquid, the force reduces to F by 4. Find the relative permittivity of liquid. ऑप्शन दे दिए आपको, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे, कोशिश करोगे, उतना बेटर होते जाओगे, राइट। हार नहीं माननी यार, गलत होगा, गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा तुम्हें गलत, अभी गलत करने में कोई नंबर कटने वाले हैं। गलत नंबर तो तब कटेंगे जब एग्जाम में जाके गलती करोगे, तो एग्जाम की गलती छुपाने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। दे से दैट द मोर यू स्वेट बिफोर वॉर द लेस यू ब्लीड इन अ वॉर, राइट। तो आप जितनी मेहनत अभी करोगे वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी गलतियां सुधार देगा मेन एग्जाम में। कुछ आया, कुछ आइडिया आया? चलो देखते हैं, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वो नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए होंगे वो कोशिश करते रहें और मैं आपके साथ कोशिश करता हूं। चलो, ये बोल रहा है कि भाई पहले मेरे पास है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। अब कोई भी दो चार्जेस ले लो, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है, ठीक है। इसको डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है R। अब ये बोलता है इन दोनों का फोर्स अगर मैं निकालता हूं तो वो हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल ना, ये तो कूलम्स लॉ है, हमें पता ही है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जिस मीडियम में है, राइट, ये जिस मीडियम में है वो मीडियम है एयर, राइट। अब एयर जब मीडियम है तो सेकेंड वाले केस में अगर हम चेक करते हैं उस चीज को, तो हम एयर के मीडियम को चेंज करने वाले हैं, राइट। सेम सेटअप आप देखते हो, तो हमने उसे एक लिक्विड में प्लेस किया है, राइट। तो हम अगर लिक्विड में देखते हैं इसी सेटअप को, तो लिक्विड में ये सेटअप हो जाता है, देखो उसने कुछ और चेंज नहीं किया ना, उसने इस चार्ज को भी Q1 रखा, इसको Q2 रखा, इसको R रखा, राइट। बट चेंज क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, राइट। तो अगर आप मीडियम के लिए अब फोर्स लिखते हो तो ये बोलता है भाई फोर्स जो मेरा है, फोर्स की जो वैल्यू है वो F/4 हो गई है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स घट के हो गया F/4, राइट। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं? नहीं, एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब एरिया वैक्यूम होता, ये तो मीडियम है, इसका एप्सिलॉन लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
राइट। हमने एक मीडियम में, अच्छा एक चीज देखो, अब कुछ चीजें ना हमें सीखनी है कि हम देख के बता पाए क्या हो रहा है, राइट। आपको स्मार्ट भी बनना है, सिर्फ आपको लिखित में नहीं सीखना है, राइट। या लिख के आंसर निकालने में क्या मजा, थोड़ा तो दिमाग भी चलाया जाएगा, राइट। कैसे निकाला जाएगा, देखो फोर्स क्या हुआ, फोर्स हो गया एफ से एफ बाय फोर, फोर्स तो कम हो गया ना, 1/4 हो गया, ठीक है। तो फोर्स कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपने उसको ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका एप्सिलॉन ज्यादा है, राइट। और एप्सिलॉन ज्यादा है, हमने ऑलरेडी देखा कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी तो ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये दो ऑप्शन डिलीट हो गए। सर ने तुक्का मारने का तरीका बता दिया है, तुक्का मारना नहीं, लेकिन क्यों नहीं मारना है, क्योंकि -1 होते हैं, गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। विल अवॉइड, या बट इट गिव्स यू एन आइडिया, राइट। मुझे 2 और 4 में से ही कोई आंसर है, बस मुझे पता करना है कौन सा, राइट। सो मेरा 2 1/4 कैसे डिलीट हो गया, बेसिकली मुझे ये पता चल गया कि भाई f और f/4 मेरा फोर्स कम हो गया, मतलब मेरा जो परमिटिविटी है वो बढ़ गया। तो बढ़ गया अगर परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो हमारा जो बी और सी ऑप्शन है वो लेस देन 1 है, तो वो डिलीट हो गए। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर चार्ज का प्रोडक्ट और रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट, वो दोनों अगर सेम रख रहे हो, राइट, जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, राइट, तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। काम ये है कि हम ये बोल सकते हैं फिर कि माय रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ये फॉर्मूला कहां से आया सर जी, F0/F से आया। लेकिन मैंने क्या बोला, ये कंडीशन अप्लाई है, राइट। कंडीशन लगाए बिना इसको नहीं कर सकते। कंडीशन क्या बोलती है भाई, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है तो ये कहानी यूज करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो हमको कैसे पता चला, हमने दोनों फोर्सेस लिखे, हमको देख के पता चल रहा है भाई प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस तो सेम रह रहा है, बस एप्सिलॉन की वैल्यू बदल रही है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, राइट। अब एफ एयर में कितना था, एफ एयर में था एफ, और यहां है f/4, 4 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, ये हो गया 4f/f, एफ कट गया, आंसर आ गया 4। सिंपल क्वेश्चन इजी नंबर, राइट। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस पढ़ना है और लॉजिक लगाना है, दो चीजें सीखते जाओ, फिजिक्स क्लियर होता जाएगा, राइट। हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, हमें जो फॉर्मूला लगता है वो लिखेंगे और फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है, राइट। सोचेंगे तो आंसर मिलेगा ना। कहानी ये है कि ये दोनों का डिवीजन करके हमें ये पता चल गया, हमने ये डिवीजन क्यों किया ये याद रखना, इसलिए किया कि हमारा प्रोडक्ट और डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते, ठीक है, चलो देखते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते। ये देखो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r is f in air. When this setup is placed in another medium and the distance between them is reduced to r/2, the force reduces to f/2. Find the relative permittivity of the medium. सुना सुना क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा ही है, ठीक है। कहानी वही है कि हमने एक जगह फोर्स निकाली एयर में रख के, वैक्यूम में रख के, और फिर उसको लिक्विड में ले गए तो फोर्स बदल गई, राइट। और ये बोल रहा है हमें उन दोनों के डेटा को यूज करके बताओ कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। चलो पहला सेटअप जो है, फिर से हम दो चार्जेस ले लेते हैं, Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का गैप r है, राइट। ये है हमारे वैक्यूम में ना, एयर में, सॉरी भाई, तो एयर में, राइट। एयर या वैक्यूम यार क्या ही दिक्कत है, हमारे लिए तो दोनों एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो ये Q1 Q2 है, हमें निकालना है इसका फोर्स, इसने बोला इसका फोर्स जो आ रहा है मुझे F आ रहा है, और F कितना होता है बच्चों, कोलम्बिक लॉ से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट क्यों लिखा, क्योंकि एयर है, राइट। और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये तो यार लिखे जा रहे हो ऑलमोस्ट सेकंड वीडियो से, आई थिंक सो हम चल रहे हैं इस पे कि हम कूलम का फोर्स कैसे लिखेंगे बिटवीन टू चार्जेस, राइट। तो अब तक मुझे लगता है कि ये चीज तो हजम हो गई होगी। अब इसने क्या किया, इसको उठा के दूसरे मीडियम में ले आया, राइट। तो ये इसको दूसरे मीडियम में ले आया, और यहां पे उसने और एक चीज की ना, देखो अनदर मीडियम में तो रखा ही, और डिस्टेंस उसका बना दिया r/2, राइट। तो वो क्या बोल रहा है
कि डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स r/2, राइट? सो अगर डिस्टेंस r/2 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली लिखेंगे f इज इक्वल टू, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिख सकता हो बच्चों? नहीं ना, इसने ये मीडियम है, कोई मीडियम में ले जाके रखा है या लिक्विड में ले जाके रखा है, राइट? तो मीडियम का लिखेंगे तो एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। एक तो ये बदल गया। दूसरा क्या बदला है? दूसरा बदला है, देखो Q1 Q2 फिर से सेम है, बदल ये गया है कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो चेंज करके कर दिया गया है r/2, राइट? सो हमारे जो दोनों चार्जेस हैं उन दोनों के बीच का गैप है r/2। सो ये हो गया Q1 Q2 और r/2 मतलब ये हो गया r/2 का स्क्वायर, राइट? सो हमें ये वैल्यूज पता चल गई है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखता हूं, अगर ये फोर्स यहाँ पे लिखता हूं तो मुझे ये फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, F/2, राइट? सो मैं इधर लिख दूंगा F/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो r/2 का स्क्वायर करोगे तो r²/4 आएगा, तो यहाँ पे r² आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, वो डिनोमिनेटर में था। तो हमने इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से डिसाइड करना है कि F/F0 यूज कर सकते हैं। चलो बताओ, थोड़ा सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या कहा था, कंडीशन बेस्ड, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी, वो बदल गई ना। और मैंने बोला था कि भाई डिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को अगर नहीं छुओगे तभी आप फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हो, राइट? फोर्सेस का डिवीजन तभी करना जब आपके पास में चेंज ना आए इसमें, राइट ना। तो भी चेंज हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड करेंगे, राइट? इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा F डिवाइडेड बाय F/2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r², और इसको डिवाइड कर दिया हमने इस वैल्यू से जो कि है 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अब ये डिवीजन करने का फायदा ये कि हम क्योंकि F/F0 नहीं यूज कर सकते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना कि हम रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालते समय ε/ε0 निकाल दें। ये वैल्यू निकाल देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। फिर से एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि फोर्स को हुआ क्या, राइट? फोर्स जो थी वो F से रिड्यूस होकर F/2 हो गई। फोर्स कम हो जाने का मतलब हमेशा होता है कि हमारी जो परमिटिविटी है वो बढ़ गई है, राइट? और इसका मतलब ये होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। फिर से ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं, बिना सॉल्व किए दो ऑप्शन डिलीट हो गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले थियरी हेल्प करेगी फिर न्यूमेरिकल हेल्प करेगा, राइट? तो थियरी हमें ये बताती है कि अगर फोर्स कम हो गया तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो बढ़नी चाहिए, तो हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती, राइट? फिर से हमें डिसाइड करना है कि ए और डी में से हमारा ऑप्शन क्या है। चलो इसको डिवाइड करते हैं, राइट? सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं अगर इसे, तो क्या होता है देखिए, f डिवाइडेड बाय F/2, इसको उल्टा कर देंगे। सो बेसिकली ये हो जाएगा f इंटू 2/f, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² इंटू, इसको सबको उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 इंटू r² अपॉन Q1 Q2। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन, ठीक है ना। देखो f कट गया, 4 पाई कट गया, Q1 Q2 कट गया, r² कट गया, बच क्या गया, बच गया यहाँ पे 2, यहां बच गया एप्सिलॉन अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। क्या निकालना था, निकालना था रिलेटिव परमिटिविटी, राइट? रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलती है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट चाहिए, इसको वहां ले जाओ, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2 इंटू 4, आंसर आ गया 8 जो आपके ऑप्शन में यहां पे है। सो
वैल्यू सॉल्व करने से पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपने एफ बाय एफ नॉट यूज किया होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि जब हमने स्टडी किया तो थियरी क्या बोल रही है, थियरी ये कहती है कि अगर आप फोर्सेस को डिवाइड करना चाहते हो तो पहले कंडीशन चेक करो। कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस फिक्स्ड होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस फिक्स्ड है तब आप एफ बाय एफ नॉट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर वो उसमें से या तो चार्जेस चेंज हो जाए या तो डिस्टेंस चेंज हो जाए, जैसे इस केस में हुआ है, तो आप एफ बाय एफ नॉट नहीं यूज कर सकते, राइट। सो हमारा आंसर आ गया 8, राइट। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट। क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला करना है, क्वेश्चन बताएगा कि आपको एफ बाय एफ नॉट यूज करना है कि नहीं करना है, राइट। एफ नॉट बाय एफ एंड एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हमेशा काम करेगा, जैसे यहां पे किया ऐसे ही हर क्वेश्चन में करेगा, इवन दो अगर आपका चार्जेस भी चेंज हो जाए और डिस्टेंस भी चेंज हो जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ना। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बिकॉज जैसे मैंने कहा था और स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिर्फ दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस हो ये कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। हमारे नेचर में सिर्फ दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाए ये कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी वैल्यू Q3 है, इसकी Q4 है, इसकी Q5 है, और मैंने पूछा कि भाई मुझे Q1 पे टोटल चार्ज चाहिए, राइट। नाउ अगर मुझे Q1 पे टोटल चार्ज चाहिए तो कूलम लॉ अब नहीं हेल्प कर रहा। अब ये हेल्प नहीं कर रहा कि Q1 पे मैं Q2 का ढूंढ लूंगा, Q1 का Q3 से ढूंढ दूंगा, Q1 का Q4 से ढूंढ दूंगा, Q1 का Q5 से ढूंढ दूंगा। इंडिविजुअल फोर्सेस बता सकता हूं, लेकिन टोटल कैसे बताऊं, ये कौन से डायरेक्शन में धक्का लगेगा इसे ये कैसे पता चलेगा, राइट। तो वो धक्का समझने के लिए पहले ये समझना है कि फोर्सेस बिटवीन चार्जेस वर्क कैसे करेंगी, हमारी कंडीशंस क्या है उसको वर्क कराने के लिए, राइट। तो वो चीज पहले समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है। नाउ देखिए, नाउ मल्टीपल चार्जेस जो है, तो पहली चीज म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, ये तो हमें पता ही है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी मोर देन वन चार्ज होगा, राइट, जैसे Q1 है और हमारे पास n चार्जेस पड़े हुए होंगे, तो इसका टोटल फोर्स इस पे कितना लगेगा ये कूलम लॉ नहीं बताता। कूलम लॉ बताता है भाई मैं Q1 पे Q2 का फोर्स बता सकता हूं, या Q3 का बता दूंगा, या Q4 का बता दूंगा, इंडिविजुअल बता दूंगा, राइट ना। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, राइट, नॉट इनफ। वाई इज इट नॉट इनफ, बिकॉज वो दो चार्जेस के बीच का फोर्स बता सकता है, उससे ज्यादा नहीं बता पा रहा, राइट। सो वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये फोर्स कैसे वर्क करेगा, राइट। नाउ आपने ऑलरेडी पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन सीखा हुआ है वेक्टर्स में, और वो ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं तो हम उसमें एडिशन कैसे करेंगे, राइट। हमें चाहिए क्या, अगर आप देखना चाहें इस सिंपल अंडरस्टैंडिंग में, तो ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें टोटल फोर्स निकालने के लिए ये कह सकता हूं कि आप सारे फोर्सेस के वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, राइट। और इसको ऐड कैसे किया जाता है, पैरेललोग्राम ने हमें बता दिया है, राइट। सो पैरेललोग्राम हमें क्लियरली बता रहा है कि अगर हमारे पास ज्यादा वेक्टर्स हैं, राइट, अगर ज्यादा वेक्टर्स हैं तो हम इसे यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। और सबसे अच्छी बात ये कूलम लॉ तो बोल रहा है भाई मैं तुझे इंडिविजुअल फोर्सेस दे रहा हूं, मैं तुझे इंडिविजुअल फोर्सेस दे रहा हूं, तुम ये बताओ कि इन्हें ऐड कैसे करोगे, राइट। और ऐड करना आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, राइट। तो हम उसी चीज की हेल्प लेंगे, राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट, अगर सारे चार्जेस एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे होते तो ये काम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये समझना कि एक चार्ज पे सारे चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी वेरीफाइड है कि अगर आप फोर्स को स्टडी कर रहे हो, राइट, एक चार्ज के दूसरे चार्ज पे फोर्स को स्टडी कर रहे हो, तो that force on any number of charges, right, any other charges is the vector sum of all the forces due to the charges taken one at a time। मतलब वो इंडिविजुअली एक्ट करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मेरे पास तीन चार्जेस है, राइट, Q1 है, Q2 है, Q3 है, राइट। अब समझो मुझे Q1 पे नेट फोर्स निकालनी है, Q2 बोल रहा है भाई मैं तुझे रिपेल करूंगा ये डायरेक्शन में, राइट, ये हो गया मेरा F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 बोलता है मैं तुझे ये डायरेक्शन में रिपेल करूंगा, ये हो गया मेरा फोर्स ड्यू ऑन 1 ड्यू टू 3। लेकिन इस फोर्स में इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये बोलता है भाई तुम अपना अपना देखो मैं अपना अपना करूंगा,
राइट अगर ये इसके फोर्स में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा होता तो ये चीज नहीं यूज की जा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली अपने अपने फोर्सेस लगा सकते हैं, एक दूसरे के फोर्सेस में इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमें सिर्फ हमें सिर्फ इन दोनों फोर्सेस का हमें सिर्फ इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर सम कैसे निकलेगा यार, ये एंगल निकाल लेंगे, समझो थीटा है और ये दोनों फोर्सेस पता है, अगर ये दोनों फोर्सेस पता है, थीटा पता है, तो हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F13 cos थीटा का रूट इज द नेट फोर्स। कहां से आया? 11th स्टैंडर्ड से आया, राइट अगर आपको इसमें दिक्कत है तो देयर इज अ वीडियो फॉर वेक्टर एडिशन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, इसे कैसे यूज करना है, हमने उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। पहले उस चीज को क्लियर कीजिए, फिर यहां आइए और फिर हम इसे बहुत इजीली यूज करके इसे ऐड कर देंगे, राइट तो हमने क्या सीखा भाई, हम सारे फोर्सेस इंडिविजुअली कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक भी फोर्स दूसरे के फोर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो हम सबका वेक्टर सम कर देंगे, राइट नाउ इस चीज को कैसे किया जाए, राइट नाउ इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, राइट तो इंडिविजुअल फोर्स जो है वो अदर चार्जेस के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता, राइट और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स इंटरैक्शन स्टडी किया जा रहा है तो बाकी सारे चार्जेस उसमें इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, राइट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही हमारी हेल्प करेगा इसे सॉल्व करने के लिए, राइट तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम क्यों यूज कर सकते हैं। अब ये सीखना है कि हम कैसे करेंगे, राइट बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है लेकिन बहुत सिंपल चीज कर रहा है, राइट वो ये कह रहा है कि भाई मेरा Q1 यहां पे है, Q2 यहां पे है, Q3 यहां पे, और ये मेरा ओरिजिन है 0,0। भाई ओरिजिन बताना तो जरूरी है, तभी तो बताओगे कि कितने डिस्टेंसेस पे सारी चीजें, राइट तो ये बोल रहा है कि ये मेरा R2 वेक्टर है, ये मेरा R1 वेक्टर है, ये मेरा R3 वेक्टर ना। पहली चीज मुझे पता करनी है कि ये Q2 जो है ये Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये डायरेक्शन में लगा रहा है, नेक्स्ट Q3 जो है वो Q1 पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर मैं इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं तो इसका डायगोनल मुझे बताता है कि नेट फोर्स कितना होगा। फिर से अगर ये चीज क्लियर नहीं है, जैसे मैंने बताया कि वेक्टर्स वाले वीडियो को देखिए, हमने वहां पे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि पैरेललोग्राम कैसे वर्क करता है, राइट दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, टेल टू टेल जॉइंट है, और उन दोनों को ऐड करने पे हमारा जो डायगोनल निकलता है उससे वो हमारा रिजल्टेंट है, राइट तो कहानी बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं तो हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तीन से ज्यादा चार्जेस हो तब क्या करें, बिकॉज ऐसा तो कंपलसरी नहीं है ना फिर से कि तीन ही चार्जेस होंगे, राइट तो हमें ये देखना है कि Q1 Q2 Q3 में, राइट ये बोल रहा है फोर्स ऑन वन चार्ज Q1 ड्यू टू टू अदर्स कैन बी कैलकुलेटेड एंड देन यू कैन वेक्टोरली ऐड देम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड फाइंड द नेट फोर्स, राइट अब ये दोनों फोर्सेस अगर मिल जाती हैं तो ये बोलता है कि F12 जो है, ठीक है तो F12 जो है ये उसकी वैल्यू है और ये उसका डायरेक्शन है, हमें F12 वेक्टर मिल गया, राइट यहाँ वेक्टर होना ना। F12 वेक्टर मिलने के बाद में अगर हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं तो F12 वेक्टर क्या करता है, F12 वेक्टर ये कहता है कि भाई सेम वे आप Q1 Q3 निकालो, वो आ जाएगा F13 वेक्टर विच इज 1/4 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। अब अगर हमें टोटल नेट फोर्स निकालना है, या नेट मतलब सम ना, नेट मतलब टोटल मतलब एडिशन, तो ऐड कैसे करोगे, राइट ऐड कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, राइट सो Q1 Q3 आ गया, टोटल फोर्स अगर निकालना है तो इन दोनों का वेक्टर सम कर दो। इसको देख के कुछ 11th की याद आई, यहीं से 11th चालू हुआ था फिजिक्स, राइट 11th यहीं से चालू हुआ था कि आप दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे, राइट तो दो वेक्टर्स को ऐड करने की कहानी कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर आप देखते हो तो ये बोलता है भाई वेक्टर लॉ से ऐड कर दो, ऐड करके आपका जो वैल्यू आएगा वो आपको वैल्यू मतलब वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का, और डायरेक्शन देने के लिए भी हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है। नाउ दिस कैन बी एक्सटेंडेड, राइट इट्स नॉट नेसेसरी अगेन कि हमारे पास दो ही चार्जेस तीन ही चार्जेस हो, राइट दो चार्जेस थे तो कूलम लगाया, तीन चार्जेस थे तो पैरेललोग्राम लगाया, बट व्हाट इफ आई हैव मोर देन टू चार्जेस, राइट
तो ये कहता है कि भाई मोर देन 2 चार्जेस होंगे तो भी हम वेक्टर कर सकते हैं, वेक्टर लॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर आई कैप एंड जे कैप मेथड, राइट। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने ये भी वेक्टर में पढ़ा है, इसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप उसे रीड कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, राइट। और नहीं भी देखेंगे तो आपके ऑलरेडी बुक में होगा, आप उसे सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको समझ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, राइट। नहीं समझेगा तो हम हैं कहां जाएंगे, यही क्वेश्चन में सॉल्व करके बताएंगे कि उसे कैसे यूज करना है, तो आप कहीं मत जाइए, हम यही उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, राइट ना। ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो आप F12 निकालो वेक्टर, F13 निकालो और उन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो कहानी तो समझ गई कि मोर देन 1 चार्ज अगर होगा तो मल्टीपल फोर्सेस होंगे, और मल्टीपल फोर्सेस क्या करेंगे, हमें मल्टीपल फोर्सेस को ऐड करके नेट फोर्स देंगे। अब करना है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन किए बिना हमें समझता नहीं है और समझे बिना हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहा है, टू चार्जेस Q and 4Q are separated by a distance of L. Find a point on the line joining the charges where another charge when placed will be in equilibrium. सिंपल सी बात बोल रहा है भाई, दो चार्जेस हैं, उसके उसके जो डिस्टेंस है वो L है, उसकी लाइन में कहीं भी एक चार्ज रख दो, उस चार्ज का डिस्टेंस पता करो इक्विलिब्रियम। नहीं समझा, कोई नहीं, ऑप्शंस देख लो। अब तुक्का मारोगे तो भाई 25% चांसेस है सही होने के, सॉल्व करोगे तो 100% चांसेस सही होने के, तो तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना सीखना है, राइट। नाउ कैसे सॉल्व करोगे, चलो डायग्राम बनाते हैं, हमारा फेवरेट, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम बोलते हैं ये Q है, ये 4Q है, राइट, Q and 4Q। नाउ कहानी ये है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। अब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, अब पहली बात, जो तीसरा चार्ज है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसने तो नहीं बताया यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी के लिए हम ले लेते हैं कि हमारा जो तीसरा चार्ज है, राइट, दैट इज नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है और अगर मैं उसको यहां कहीं रख देता हूं, इसका टोटल डिस्टेंस L है, ये अजम्पशन है कि ये कैपिटल Q है और ये सेम इन दोनों के साइन जैसा पॉजिटिव है, राइट ना। ये बोलता है कि भाई अगर ये Q है और ये L है तब क्या होगा, तब ये होगा कि भाई देखो, मैं बोलता हूं ये L/2 होना चाहिए, L/2 होना चाहिए, क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही नहीं हूं। क्यों सही नहीं हूं, अरे भाई सब कुछ सेम होता तब बीचों बीच में रखते ना, अगर ये चार्ज Q होता, ये चार्ज Q होता तो बीच में एक चार्ज रख देते, L/2 पे बैलेंस कर देता वो, राइट। लेकिन ये चीज यहां नहीं कर पाएगा वो, क्यों, क्योंकि एक तरफ Q है एक तरफ 4Q है, हम कर ही नहीं सकते वो चीज, तो कैसे करें, कुछ नहीं, L/2 तो नहीं है, तो L/2 वाला ऑप्शन तो हमारे पास यही डिलीट हो जाता है, राइट ना। हम क्या कर सकते हैं, देखो, सो हम ये बोलते हैं कि हमारा Q है, 4Q है, यहां पे कैपिटल Q है, ये X है, अच्छा ये X है, टोटल L है, मतलब अगर ये पूरा L है और इसकी वैल्यू X है तो बच कितना गया भाई, L लेंथ था, X खा गया, बचा L-X, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, देखो इस वाले, अगर हम इस वाले Q को देखते हैं तो फोर्स क्या कर रहा है, देखो फोर्स बोलता है भाई, ये Q वाला बोलता है मैं तेरे को धक्का मारूंगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर मैं इसको 1 बोल देता हूं और इसको 2 बोल देता हूं, तो दिस इज फोर्स ड्यू टू 1, राइट। और सेकंड वाला क्या कर रहा है, इसको राइट साइड में धक्का मार रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड में धक्का मार रहा है, राइट। तो इसको लेफ्ट में धक्का मार रहा है तो ये यहां आ गया और ये हो गया हमारा फोर्स ड्यू टू 2। और याद करो हमने फोर्सेस में इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। फोर्स ये बोलता है भाई इक्विलिब्रियम के लिए हमारा नेट फोर्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नेट, सॉरी नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, राइट। एफ नेट अगर 0 बनाना है तो इसका मतलब होता है कि एफ जो राइट साइड है वो एफ जो लेफ्ट साइड है उसके इक्वल हो जाना चाहिए। अब तो हमारा काम आसान, कैसे भाई, फोर्स निकालना तो आता है, कूलम भाई ने बता दिया है कि भाई फोर्स कैसे निकालोगे, राइट। तो कूलम बताता है भाई राइट वाला फोर्स निकालना है, तो हमारा राइट क्या है, ये वाला, तो ये वाला F1 है, तो ये बोलता है भाई F1 और F2 को इक्वल कर दो, राइट वाला F1 लेफ्ट वाला F2, राइट। F1 कैसे निकालोगे, के लिख दूं, छोड़ो यार भूल गए हो,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बच्चों के भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर इक्वेशन में देखोगे तो वो के लिख देता है, उसको डरना नहीं, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है, ठीक है। के नहीं लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ क्योंकि एयर में इसने ये नहीं बोला मीडियम मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे, जब वो बोलेगा मीडियम तब लिया जाएगा। फिर कैपिटल क्यू पे फोर्स लग रहा है, 4Q उस पे फोर्स लगा रहा है, डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स द होल स्क्वायर। कूलम्स लॉ ने ये कहानी बताई दी हमें, राइट। फिर से अगर हम लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां आ गया इंटू क्यू, इस पे छोटा क्यू डिस्टेंस है और एक्स स्क्वायर लगा रहा है फोर्स, एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है सॉरी। तो ये वैल्यूज अगर हमें मिल जाती है, राइट, अगर ये वैल्यूज हमें मिल जाती है तो हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा काम हो गया। कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। ये कहता है कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो कट ही गया, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू कट गया, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू कट गया, बच गया है हमारे पास में 4 इज इक्वल टू L माइनस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब x निकालना है तो रूट नहीं, स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट हटाओ, रूट हटाओगे, इधर भी रूट लोगे, इधर भी रूट लोगे। 4 का रूट कितना होता है, 2, L माइनस एक्स स्क्वायर का L माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू, सवाल सब इजी है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना जरूरी है। दो चीजें बताया ना बच्चों, कंसेप्ट और थियरी को समझो, रीड करो बार बार, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो ताकि उस चीज को क्लियर किया जाए, और उसके बाद सवाल लगाओ। गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर ला ला के ही सीखोगे, राइट। लेकिन आइडिया ये कि गलती करने के लिए क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, डर के मारे क्वेश्चन लेके बैठे रहोगे, करोगे ही नहीं तो कैसे होगा। अब क्वेश्चन करना कैसे शुरू करोगे, क्वेश्चन रीड करके, एक बार, दो बार, तीन बार पहले रीड करो, समझो क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। जैसे यहाँ इक्विलिब्रियम फोर्सेस को डिस्कस करना चाह रहा है, राइट, तो मैंने इक्विलिब्रियम फोर्सेस डिस्कस किया। उसके बाद अब यहां तक पहुंच जाओगे तो आगे की गाड़ी अपने आप ढकल ले जाओगे, ठीक है। और नहीं रख लोगे तो हम तो यहीं आपकी हेल्प करने के लिए, आप जरूर पूछोगे तो हम बताएंगे, राइट। सो सिंपल, राइट। ये चार देखो, सबसे अच्छी बात यह है, मैंने ये क्यों लिया था, ये तो डिलीट ही हो गया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। और उसके बाद में मुझे अपने आप सॉल्व करके एक्स इक्वल टू L/3 आ गया, ठीक है ना। एक और अच्छा सवाल है, सवाल ये कहता है कि three equal charges are placed on the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the net force on charge placed at point C. ठीक है, तो ये कहानी तो बहुत डरावनी लग रही है लेकिन है नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं हम कहीं और, ताकि इसको तरीके से हम सॉल्व कर पाए, राइट। सो अगर हम इसे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पिक करके ले चलते हैं बोर्ड पे। चलिए नाउ, सो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो चार्ज है, राइट, हमारी जो चार्ज की वैल्यू है, ठीक है, वो हमको 3 पॉइंट्स के लिए दी गई है, और मुझे निकालना है कि सी पे नेट फोर्स कितना होगा, राइट। सी पे नेट फोर्स कितना होगा, तो इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है हमें, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास में दो चार्जेस हैं जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, राइट। अब दो चार्जेस हैं, अगर मेरे पे फोर्स लगा रहे होंगे तो मैं उस चीज को डील कैसे करूंगा, राइट। तो दो चार्जेस अगर फोर्स लगा रहे हैं तो मैं कैसे डील करूं, राइट। तो अगर हम इस डायग्राम को यूज करते हैं और चेक करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट, तो अगर हम उसको देखते हैं तो देखो क्या होता है, देखो, राइट। सो बेसिकली
ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इस वाले फोर्स पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, राइट। चलो, तो ये कह रहा है फोर्स बताओ, फोर्स बताते हैं। देखो, पहला चार्ज जो है इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ना, ये कह रहा है कि पहला चार्ज जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, देखो वो कह रहा है कि मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं इसको पुश करूंगा, राइट, और मैं पुश करूंगा इसको ये डायरेक्शन में, राइट। तो मैं कहां पुश कर रहा हूं इसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा चार्ज जो है वो उसको पुश कर रहा है राइट डायरेक्शन में, है ना। तो ये हो गया मेरा, समझो फिर से नंबर कर देते हैं, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये हो गया मेरा F3 और ये हो गया मेरा F2, राइट। अब मुझे F3 और F2 से इसको स्टडी करना है, राइट। तो F3 F2 कैसे स्टडी करेंगे, F3 और F2 तो निकालना आसान है, कूलम भाई ने हमें दिया इक्वेशन, F3 F2 निकाल लेते हैं। F3 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमें K Q स्क्वायर, दोनों Q मल्टीप्लाई हो गया अपॉन L स्क्वायर। अब ये नहीं पूछना कि क्या है, कि बता चुका हूं 1/4πε0 है, राइट। ठीक है, तो हमें ये आ गया। F2 की वैल्यू जो है वो भी मेरे पास सेम आ रही है, बिकॉज चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, राइट। ये एल एन दिया, एल नहीं सॉरी ए दिया हुआ है, चलो एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वो तो देख लेंगे, एल ले लेते हैं अभी के लिए। एल लेके हम इसको निकालते हैं तो ये मुझे आ जाता है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सबसे अच्छी बात है दोनों फोर्सेस इक्वल है, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है। अब अगर पैरेललोग्राम लॉ याद करो तो वैल्यू अगर मिल जाए तो एक और चीज चाहिए होती है, उन दोनों के बीच का एंगल। अगर एंगल मिल गया तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, आंसर आ जाएगा, राइट। सो कैसे करेंगे, सिंपल, हमारे पास F3 F2 की वैल्यू है, हमें पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट है, भाई जादू हो गया, सब कुछ मिल गया हमें, कुछ नहीं फंसा, राइट। कुछ नहीं फंसा बिकॉज हमें फंसाने की जरूरत नहीं थी, राइट। हमें आंसर निकालना था, हमने आंसर की हेल्प ली, मतलब क्वेश्चन की हेल्प ली, क्वेश्चन की हेल्प ने बता दिया करना क्या, वैल्यू पता है F1 F2 की, राइट। अब देखो अब क्या करना है, अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, राइट। सो अगर हम फॉर्मूला लगाने चलते हैं, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लगाने चलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, तो फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको ये करना है तो आप लिखिए, आप हमारा एफ नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ F3 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 F3 cos 60, है ना। तो हमारी F3 F2 की वैल्यूज हमें पता है, देखिए क्या है, F3 का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर करना है, राइट। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। अच्छी बात ये है कि ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ भी स्क्वायर ही हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करके, इक्वल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर होता है। लेकिन cos 60 की वैल्यू कितनी है, हाफ, है ना। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई। अब देखो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, तीनों जगह आया हुआ है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये x प्लस एक्स प्लस एक्स है, x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, है ना। तो मुझे ये वैल्यू आ गई, मुझे पता है कि भाई स्क्वायर वाला टर्म जो है वो बाहर आ सकता है, रूट वाला नहीं आ सकता, तो ये √3 रह जाएगा और ये बच जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सिंपल, इफेक्टिव एंड इजी, राइट। ये बहुत सिंपल तरीका इसलिए है क्योंकि हम वेक्टर में ये चीजें सीख के आ चुके हैं, हमने कूलम लॉ की सिर्फ मदद क्या ली है, सिंपल मदद ये ली है कि भाई F3 और F2 ये कैसे निकाला जाएगा, बाकी कहानी तो वेक्टर की है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर आता है तो क्वेश्चन तो हलवा है भाई, उठाओ और गप से खा लो, लेकिन ये मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हमें ये समझ गया कि भाई अगर मेरे पास में फोर्सेस हैं और मुझे उनके बीच का एंगल पता है तो मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा के नेट फोर्स को जो है वो निकाल सकता हूं। क्लियर है बच्चों, ठीक है।
एक बार ध्यान से देख लो, F1 F2 निकाला, Fnet का फॉर्मूला मैंने लगाया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम, वैल्यूज डाली, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व, राइट। अगर आप इसको इजीली समझ गए हो तो आपके लिए एक बढ़िया सवाल, देखिए आंसर आ गया है, ऐसा नहीं ऑप्शन में नहीं है, ये है सी ऑप्शन में आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन बता रहा है भाई, मेरा आंसर है मेरे पास में, राइट। तो सी ऑप्शन बता दिया भाई, √3kq²/L²। सिर्फ आंसर में यहाँ पे चेंज कर देते हैं L²। क्लियर है? चलिए नाउ सेम अगर हम आगे चलते हैं अब, तो ये क्या कहता है, ठीक है, यहां पे भी आप L लिख लीजिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल प्लेस एज शोन, फाइंड द नेट, सेम ही क्वेश्चन है, देखें, सेम क्वेश्चन तो कॉपी कर नहीं दिया सर ने, नहीं यार सेम नहीं किया हूं, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ बदला, क्या बदला, ये बदल गया, ये बोल रहा है भाई अब मैंने चार्ज बदल दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू था तो सब रिपल्शन रिपल्शन हो रहे थे, अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा था, मैंने बोला यार कुछ अट्रैक्शन भी डाला जाए, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस क्वेश्चन को लगाएं और इसका आंसर का ऑप्शन कमेंट करें। अगर इसका ऑप्शन आंसर आपको मिल गया है, मतलब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से भी मतलब उसको भी समझ चुके हैं और आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी समझ चुके हैं, राइट। और अगर आप ये दोनों समझ चुके हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर है? क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज करके डायग्राम बना लीजिए, डेटा लिख लीजिए, यहाँ एल है क्योंकि आंसर एल के टर्म्स में है, राइट। सो हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन पे डटे रहना है, क्वेश्चन से हार नहीं माननी यार, जिंदगी में क्वेश्चन से हार मान जाओगे तो क्या फायदा, तब क्या फायदा, स्टूडेंट कैसे हो तुम फिर। क्वेश्चन की मेहनत करो, गलती होगी तो सीखा जाएगा, ठीक है, और सही हो गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन करो, अगली क्लास में इसका डिस्कशन हम देखेंगे, इसका आंसर हम देखेंगे, राइट। एंड हम ये देखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने ये आंसर सही निकाला है। थैंक यू।